हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार त्रिपाठी एडवोकेट लखनऊ से पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक चर्चा विगत 7-8 वर्षों से चलती रहती है कि अडानी का अमीर होना भारत के लिए गर्व की बात है या कि यह भारत के लिए एक अभिशाप है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अमेरिका में अगर कोई बिल गेट्स हो सकता है, कोई एलन मस्क हो सकता है, तो भारत में कोई अडानी क्यों नहीं हो सकता। दुनिया के सिरमौर पूंजीपति अगर अमेरिका में होंगे तो भारत में भी एक दो होने ही चाहिए। यानी भारत में किसी पूंजीपति के वैश्विक रैंकिंग में आने को भारत का विश्व स्तर पर नाम होना जैसा माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा, जबकि कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि यह अन्य लोगों की कीमत पर हो रहा है और यह भारत के लिए ठीक नहीं है। तो मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि यह परिचर्चा मैं भारत के संविधान के सापेक्ष करने जा रहा हूं। हमारी यह परिचर्चा संविधान के दायरे में होगी। यह परिचर्चा केवल राजनीतिक या सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आधार पर सीमित नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध संवैधानिक परिचर्चा है। तो आप इसको लिख सकते हैं संवैधानिक परिचर्चा। आप कह सकते हैं कि अडानी की अमीरी के संदर्भ में संवैधानिक परिचर्चा, इसको हम कह सकते हैं कि यह संवैधानिक परिचर्चा है। ये चर्चा संविधान के दृष्टिकोण से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 पर हम चलते हैं। अनुच्छेद 19(1)(g)(6) भारत के सभी नागरिकों को कोई भी व्यापार, वृत्ति, कारोबार, आजीविका करने का अधिकार देता है कि स्वतंत्रता देता है। गौतम अडानी भी भारत के नागरिक हैं। वह कोई कंपनी बना सकते हैं व्यापार वृत्ति करने के लिए और उसके जरिए वो किसी भी तरह का कारोबार वृत्ति कर सकते हैं। भारत का संविधान उन्हें यह छूट देता है, ठीक है। दूसरी बात कि भारत की सरकार भी चाहती है कि भारत के विकास में यहाँ के पूंजीपति भी योगदान दें, लोग अपनी पूंजी लगाएं और लगाकर विकास करें। जाहिर सी बात है, जब कोई पूंजीपति पूंजी लगाकर विकास करेगा तो जनता को सड़क मिलेगी लेकिन उसे टोल टैक्स का हिस्सा मिलेगा। जनता को मेट्रो में जाने की सुविधा मिलेगी लेकिन उससे मेट्रो की कमाई का हिस्सा मिल जाएगा पूंजीपति को। तो ठीक है, पूंजीपति ने एक बार निवेश किया धन, कुछ लाभ वह पा रहा है, लेकिन देश को भी सुविधा मिल रही है। यहां तक तो ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे यहां अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या अपनाया गया। हमारे यहां न तो विशुद्ध पूंजीवाद है कि पूंजीपति जहां निवेश करेगा वहां से कितना धन कमाना चाहेगा वही निर्धारित करेगा। हमारे यहां मूल्य सरकार तय करेगी। और न तो हमारे यहां पूरी तरह से साम्यवाद है कि कोई व्यक्ति विशेष कहीं कोई व्यापार वृत्ति नहीं करेगा, सब कुछ 100% सरकार द्वारा होगा, ये भी नहीं है। हमारे यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसको आप समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूंजीपति धन लगाएगा, एक निश्चित मुनाफा कमाएगा, लेकिन सरकार नियंत्रण रखेगी इस बात का कि कहीं ऐसा न हो जाए कि वह जनता के हितों के प्रतिकूल अपना हित पूरा करने लगे। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ संविधान में लिखा है। तो यहीं से हम संविधान के दूसरे पहलू पर आते हैं कि संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। यह ठीक है कि यह आज्ञापक उपबंध नहीं है भारत के संविधान का, लेकिन राज्यों से अपेक्षा की गई है, राज्यों का मतलब सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे इसका पालन करें। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो यहाँ लागू हो रहा है, वह है
अनुच्छेद 39 ख और ग, खंड ख खंड ग। जरा देखिए खंड ख क्या है। खंड ख कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। यानी कि जो धन संपदा है वह इस तरह से लोगों में बांटी जाए कि कलेक्टिव इंटरेस्ट लोगों का पूरा होता रहे। आपको बता दें, इन्हीं के कारणों से जमींदारी उन्मूलन हुआ। पहले जमींदारों के पास 10-10 गांव के खेत हुआ करते थे और लोग उसमें खेत हल जोत करके कमाते थे। लेकिन जब संविधान बनाया गया उसी के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि जब संविधान बने तो कुछ ऐसे उपाय हो सकें। तो जमींदारों के पास जो अकूत खेत थे, जो बहुत ज़्यादा खेत थे, जिससे वो मनमाना किसी को देते थे या ऐसे खाली छोड़ देते थे, कृषि उत्पादन कम होता था, जिससे समाज के सामूहिक हितों की हानि होती थी। इसके लिए सरकारों ने क्या किया, जमींदारी विनाश अधिनियम पारित किया, विनाश उन्मूलन अधिनियम, जमींदारी एबोलिशन एक्ट पारित हुए और जमींदारों को मुआवजा देकर के उनकी जमीनें राज्य को ले ली गई और राज्य ने उनको किसानों को में बांट दिया, स्वामित्व दे दिया। अब किसान जो पहले मजदूर था वो किसान हो गया, खुद उसका खेत वो खुद खेती कर रहा है, उत्पादन भी बढ़ गया और जब अनाज आया तो लोगों का जीवन समृद्ध हुआ। यानी कि उस खेत से जो जमींदार के पास था, जमींदार के हित का ज़्यादा साधन होता था, सामूहिक हित का कम साधन होता था। जबकि वह जब लोगों में बांट दिया गया तो उससे सामूहिक हित का साधन अच्छा हो गया। तो ये राज्य की ड्यूटी यानी सरकार की ड्यूटी। यहाँ राज्य का मतलब मैं आपको बता दूं, जब कहीं संविधान में राज्य शब्द होता है उसका मतलब यूपी बिहार से ही नहीं है, अलग अलग अर्थों में संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग है। यहाँ राज्य का मतलब हर प्रकार की सरकार, संसद, विधानमंडल सबसे है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। समुदाय के भौतिक संसाधन, जैसे आप जो 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम जो सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, जिसके जरिए जियो का मोबाइल चल रहा है, तो ये सैटेलाइट सार्वजनिक है, लेकिन उससे आप स्पेक्ट्रम बांट दिए किसको, अडानी, अंबानी, रिलायंस को, आइडिया को, वोडाफोन को। ठीक है, लोगों के पैसे से सैटेलाइट गए और लोगों को ही सुविधा भी कमानी है, लेकिन बीच में कंपनी को जो आपने दे दिया तो कंपनी केवल थोड़ा सा हिस्सा ले, शेष सुविधा लोगों को दे, तब तो ये सामूहिक हितों का इस प्रकार बंटवारा है जिससे भौतिक संसाधनों का इस प्रकार बंटवारा है जिससे सामूहिक हित का साधन हो रहा है। लेकिन अगर वह अनावश्यक रूप से दाम में वृद्धि कर दे, सुविधा सही उपलब्ध न कराए, मनमानेपन पर उतर जाए, तो फिर राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से इन संसाधनों को छीना जाए या ऐसे लोगों के हाथ में जाने से पहले से ही रोका जाए। तो एक तो ये है जो अडानी की अमीरी के मूल्यांकन का दायित्व तो सरकार पर लादता है कि अडानी को जो इतना बैंकों से धन दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, जो इतनी सारी उनको पोर्ट दिए गए, एयरपोर्ट दिए गए, क्या उससे सामूहिक हित सध रहे हैं या कहीं उससे हानि हो रही है। तो एक तो ये देखना है। दूसरा, राज्य यानी सरकारें आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचालित करें जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। ये बहुत बड़ी बात है। जमींदारी व्यवस्था कौन पैदा किया? अंग्रेज। वो क्या करते थे, 10 गांवों को का मालिक एक को घोषित करते थे। क्या वो 10 गांव का पहले से मालिक था? जी नहीं, अंग्रेजों ने बनाया कि ये रहेगा मालिक। क्यों? संकेंद्रण, एक व्यक्ति के पास सारा खेत हो गया, वो मोटा हो गया। अब अंग्रेज सबको लाठी नहीं मारेगा, वो अंग्रेज जमींदार को बोलेगा अपने रियाया को लाठी मारो, नहीं तो हम तुमको हटा देंगे। तो हट न जाए इस डर से वो जनता को लाठी मार करके उनसे लगान वसूल के ऊपर भेजेगा, और उसके पास इतना सारा धन है तो लोग डरेंगे उससे। अहितकारी संकेंद्रण, उससे लोग डरेंगे क्योंकि उसको बहुत सक्षम दिखाई दे रहा, धन उसके पास बहुत है, वो धन के जरिए लठायत पाल लेगा। आज देखिए छोटे छोटे बिल्डर जो है प्राइवेट गनर लेके चलते हैं, बड़े बिल्डरों से तो आप बात नहीं कर पाएंगे। तो अहितकारी संकेंद्रण न हो, ये आपके समाजवादी अर्थशास्त्र को जो अपनाया गया भारत के संविधान में वो है। अभी किसी सज्जन ने मुझसे पूछा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो बाद में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, क्या वो पहले नहीं था? ठीक है कि प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया है,
लेकिन प्रस्तावना में नहीं भी रखा जाता तो भी मूल संविधान का जो चरित्र है वह धर्मनिरपेक्ष है और समाजवादी है। धर्म के दृष्टिकोण से धर्मनिरपेक्ष है और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से समाजवादी है। ये यहां पे लिखा हुआ है। आगे आप यहां तक तो आपने समझ लिया, थोड़ा आगे चलते हैं। तो क्या हो गया, विश्व में अमेरिका में इतने अमीर हैं, हमारे देश में भी कुछ अमीर होने चाहिए। हमारे देश का आदमी दूसरे नंबर का अमीर बनाए तो विश्व गौरव की बात है। ठहरिए, थोड़ा ठहरिए। विश्व गौरव की बात उन देशों के लिए है जिस देश में भूखमरी नहीं है। विश्व गौरव की बात उन देशों के लिए है जिन देशों में कोई बच्चा फीस के अभाव में स्कूल छोड़ नहीं देता है। विश्व गौरव की बात उन देशों में अमीर पैदा होने पर है जिन देशों में कोई व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण न्याय से वंचित नहीं हो जाता। आपके देश में क्या ऐसी समृद्धि आम जनता को है? तो आप अमेरिका में अमीर हैं, इस नाते भारत में भी अमीर होगा। अगर ये कह रहे हैं तो इससे पहले ये बताइए कि अमेरिका के सभी नागरिकों को मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में इलाज मिल रहा है, भारतीयों को भी मिल जाए। ये तुलना करवा लीजिए। अमेरिका में न्याय के लिए कोई वंचित नहीं होगा तो यहां भी हो जाए। अच्छा, और अगर अमेरिका में मान लेते हैं नहीं है तो लग्जमबर्ग में तो है, स्विट्जरलैंड में तो है, डेनमार्क में तो है। मतलब विश्व के जिस किसी देश में जनता का हित कहां है, जरा उससे भी तुलना कर लीजिए। तो जनता के हितों के लिए संविधान क्या कहता है, जरा जनता के हितों पर चलते हैं। व्यक्तिगत हितों पर भी तो सामूहिक हित आया। जनता के हित पर सबसे पहले हम बच्चों के हित पर आते हैं। बच्चों के हित पर आर्टिकल 39 के ही खंड 4 में F में देखिए क्या लिखा है। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों का अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ये सरकारों का कर्तव्य है कि बच्चों को गरिमापूर्ण वातावरण मिले। अब भारत का संविधान कह रहा है कि सरकार बच्चों को गरिमापूर्ण वातावरण दे और सरकार कहे कि हमारे यहाँ 2 पूंजीपति बहुत अमीर पैदा हो गए, हम तो दुनिया में पूंजीपतियों से होड़ लगा रहे हैं। आपके यहाँ बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं, डिलीवरी में मर जाते हैं, कन्या भ्रूण हत्या होती है। मान लेते हैं को तो आर्थिक नहीं बल्कि एक दूसरे विषमता का कारण, लेकिन उसको भी रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। तमाम गरीबों के बच्चे न पढ़ पाते हैं, न उनका इलाज हो पाता है। आए दिन चौराहों पर बच्चे भीख मांगते मिलते हैं। संविधान ने आपको ये भी तो कहा था। ये कौन करेगा? तो अडानी का अमीर बन जाना बिल्कुल गौरव की बात है, लेकिन अडानी विश्व में अमीर बनकर बिल गेट्स से, एलन मस्क से तुलना करवा लें, इससे भारत नहीं सुधर जाएगा। भारत के सुधरने के लिए, भारत के लोगों के लिए क्या लिखा है संविधान में, ये भी एक बार लोगों को जानना होगा। यहां आपने जान लिया। एक यहां भी देख लीजिए, अंगों में यहां पुरुष स्त्री के लिए लिखा हुआ है। अनुच्छेद 39 में ही मैं पढ़ रहा हूं। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। तमाम बूढ़े बुजुर्ग रिक्शा चलाते मिल जाएंगे, आर्थिक समस्या। तमाम छोटे बच्चे ढाबे पे काम करते मिल जाएंगे, आर्थिक समस्या। तो अडानी के दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन जाने से ये हमारी चद्दर और गंदी दिखाई देगी। समझिएगा, मोदी जी के दिन भर नए नए कपड़े बदलने से ये गरीबी हमारी और मुंह चिढ़ाएगी। हमारा देश आजादी के समय भी गरीब था। उस समय का कोई प्रधानमंत्री जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का आचरण कर रहा था और जो कार्य किया, उसको इसी पैमाने से देखा जाएगा। वहां से देश बहुत आगे निकला। लेकिन इन दिनों में जैसे कि एकाएक अमीर पैदा हुए हैं, तो क्या देश के अन्य लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है? अगर नहीं तो चिढ़ने का विषय है, सवाल करने का विषय है। और यह सवाल संविधान से समर्थित है। तो मैंने यहां भी दिखा दिया। और आगे चलते हैं। आर्टिकल 21 में लिखा है, 21 ये कहते हैं पहले, शिक्षा का अधिकार। ये 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संशोधन के जरिए लाया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की ही देन नहीं है, बल्कि
और लोगों का समर्थन हुआ होगा, कांग्रेस का भी समर्थन रहा होगा, तब ये अनुच्छेद बना होगा, क्योंकि संविधान संशोधन बिना कांग्रेस समर्थन से नहीं हो सकता। उस समय भी राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा आधारित करे वो बंद करेगा। राज्य का मतलब है सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, जिला पंचायत हो, सब आते हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा मिलने लगी? अडानी अमीर हो गए तो है, उन देशों में मिलता है। आप जाइए दूसरे देशों में देखिए, जो लोकतांत्रिक देश हैं, जो भारत से बहुत बाद में लोकतांत्रिक हुए हैं, या भारत जितने विशाल लोकतांत्रिक नहीं है, तो हम अगर अपने देश में ये कह सकते हैं कि हम उन देशों में अमीर हैं तो हमारे में क्यों नहीं, हम इसकी जगह ये तुलना भी क्यों नहीं करते कि उस देश में बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज है, तो हमारे देश में क्यों नहीं, ये क्यों नहीं हम प्रतिस्पर्धा ले आते, ये क्यों नहीं लाते हैं? सरकारों को इसमें क्या फायदा है, अभी मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। इसी में लिखा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात किसी को दंडित करना हो तब तो कानून के जरिए उसको फांसी दी जा सकती है, जेल में डाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन अन्यथा में क्या होता है? आपके यहाँ लोग कुपोषण से मर जाते हैं, वह अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। बिना इलाज के मर जाते हैं, अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार के खिलाफ है। गंदे पर्यावरण के कारण मर जाते हैं, अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। तो ये जान लीजिए कि ये सब मूल अधिकार है। यहां तो मूल अधिकार है, इन सब में धन चाहिए, तो देश का धन किस पर खर्च हो रहा है? आगे चलते हैं। एक और, ये 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने संशोधन के जरिए जोड़ा था, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीत से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। पैसे वालों को तो न्याय मिल नहीं पा रहा है, आप पैसा लेकर चलिए, क्यों नहीं मिल पा रहा है? सरकारें न्यायालयों की स्थापना नहीं कर रही हैं, जनसंख्या के अनुपात में पुलिस नहीं, जनसंख्या के अनुपात में हॉस्पिटल नहीं, जनसंख्या के अनुपात में अदालतें नहीं, जो अदालतें हैं उसमें भर्तियां नहीं। तो एक तरफ तो पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और जब इनका आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, 6-6 महीने, 1-1 साल बाद जो है केस आता है सुनवाई पे। आम जनता को बरगलाने के लिए यही नेता कह देते हैं कि अदालतें कर क्या रही हैं जो इतना मामला पेंडिंग है। मैं वकालत कर रहा हूं, 300-300 केस, 200-200 केस, 250-250 केस हाई कोर्ट के जज पर डे निपटाते हैं। लोअर कोर्ट के जजेस पे भी काम करने का बहुत भार है, वो करें क्या? संख्या और चाहिए, न्यायालयों की संख्या बहुत कम है देश में। ये मुद्दा नहीं बनता, बल्कि मुद्दा क्या बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी का बदला लो, हिंदुओं तुम्हारा खून खौलना चाहिए। अन्याय करने की पुकार मचाई जा रही है। बदला हम लेंगे अलाउद्दीन खिलजी का? हमें तो ये मान के चलना है कि हमारे बाप दादा उसका बदला ले लिए होंगे जो उस समय रहे होंगे, और अगर तब नहीं ले पाए तो अब हम किससे बदला ले? अलाउद्दीन तो है ही नहीं। तो सरकारें गुमराह करती हैं। इस नाते भी अडानी की तरफ ध्यान देना है कि आप देखिए, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता के नाम पर अभी मेरा लेक्चर देखकर कोई लिख देगा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित करके तो न्याय दे ही दिया गया है। ये तो हर जगह कानून तो लिख दिया गया, परिवर्तन कितना है? तो इस नाते अगर मेरे इस पर कोई कमेंट करेगा कि यहाँ हो गया वहाँ हो गया, तो उस इलाके के जो गरीब लोग न्याय नहीं पा रहे होंगे उन्हीं से संपर्क करिएगा और कहिएगा कि बताइए कहाँ से हमको वकील मिलेगा फ्री का, उनसे पूछिएगा। और मैं तो कहूँगा कि पैसा देकर जाइएगा, कहिएगा कि हमारा अभी आज ही झगड़ा हुआ है, परसों कल तक न्याय दिला दीजिए, सुनवाई करा लीजिए फटाफट। CRPC CPC में लिखा भी है कि डे बाय डे सुनवाई होगी, लिखा है डे बाय डे सुनवाई होगी, कहीं नहीं लिखा है कि 6-6 महीने पे केस लगेंगे। तो चलिए, तो क्या संविधान के इन प्रावधानों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं होना चाहिए?
अडानी की अमीरी से चिढ़ इसलिए है कि अडानी को अमीर बना के हम अमेरिका के अमीर से तुलना करके होड़ मचा रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका के नागरिकों के जीवन स्तर के बराबर हमारे देश के नागरिकों के जीवन स्तर की तुलना का कोई प्रतिस्पर्धा, कोई प्रतियोगिता, कोई मूल्यांकन, कोई तुलना का विषय उठाया जा रहा है? अगर नहीं तो इसके पीछे चाल क्या है। अब आते हैं उस चाल पर कि वो चाल है क्या। वो चाल है, इसके पीछे एक चाल है। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। वो का मतलब कोई भी, इसके पीछे एक चाल ये है कि देखिए चुनाव में क्या क्या होना चाहिए। लोकतंत्र में नेता को चुनाव जीतना है। ये नेताजी हैं, इनको चाहिए चुनावी जीत। चुनावी जीत चाहिए। चुनावी जीत के लिए क्या चाहिए? जो चुनावी जीत के लिए चाहिए उस पर जरा चर्चा कर दें। ठीक है, ये नेताजी हैं और नेताजी को चाहिए चुनावी जीत। चुनावी जीत के लिए नेताजी को क्या क्या चाहिए? इनको जनता का वोट चाहिए। एक ही चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जनता का वोट। लेकिन जनता आपकी ऐसी है कि वो कैसे वोट देगी? उसको कितना भी काम कर दें, लेकिन जब उसे सूचना ही नहीं होगी तो वोट कैसे देगी? और काम कुछ भी न करें, लेकिन अगर जनता को सूचना दे दिया जाए कि बहुत अच्छा हो रहा है तो वोट दे देगी। या कुछ भावना भड़का दी जाए कि फलाना हमको गाली दिया, हम तुम्हारे लिए गाली सुने तो हमको एक वोट नहीं दे सकते हो। लोगों को लगता है सबसे सस्ती चीज तो वोट ही है, दे दो ना, शेष तो कर ही रहे हैं। तो जनता के वोट के लिए जनता तक क्या भेजना है? वोट के लिए नेताजी को इसको सूचना भेजनी है। सूचना, अपना प्रचार करना है। सूचना कैसे आएगी? मीडिया से आएगी। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मीडिया क्यों एक तरफा प्रवचन कर रहा है। मीडिया को, नेताजी को सूचना भेजनी है जनता को, इसके लिए मीडिया चाहिए। मीडिया कौन चलाएगा? संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 में लिखा तो है कौमें कि सभी को बोलने की आज़ादी है, लेकिन कोई अपने गांव में बोल रहा है, बीबी अपने शौहर से घर में बोल ही नहीं पा रही है, कोई बुजुर्ग सासू माँ अपनी बहू से नहीं बोल पा रही हैं, कोई आदमी गांव में नहीं बोल पा रहा है, कोई मोहल्ले में खड़ा होकर बोल रहा है, मैं यूट्यूब पर बोल रहा हूं, बहुत लोगों को सुना रहा हूं, कोई एंकर चैनल पर चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। तो मैं यूट्यूब पर बोल रहा हूं, क्या रिक्शा चलाने वाला कोई व्यक्ति जो बहुत गरीब है, जिसके पास मोबाइल या संसाधन नहीं है, अगर वो थोड़ा पढ़ा लिखा भी है तो क्या वो यूट्यूब पर वो व्यक्ति को ला सकता है? शायद नहीं ला पाए। ऐसे ही जिसके घर में प्रतिबंध है, क्या वो यूट्यूब पर अपने व्यक्ति ला सकता है? नहीं ला पाए। अब चलिए, जिनको आज़ादी है और ज्ञान है, मैं कल को चाहूं कि मैं जी टीवी पर से अपनी बातें रखूं, क्या मैं रख पाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जब मुझे रखा जाएगा तब संसाधन चाहिए, उसके लिए वो सारा सिस्टम मुझे चाहिए। और वहां रखने की अगर शर्त लगा दी जाए कि आप यहां आकर यही बोलेंगे तब ये सैलरी आपको मिलेगी, तो सैलरी के बदले मैं अपने को बेचूंगा, मैं वही बोलूंगा जिस बात की मुझे कहा जाएगा, जिस बात के लिए। अब कोई विशेष बात बोलने के लिए क्यों कहेगा? इसलिए कहेगा क्योंकि ये मीडिया जो है पूंजीपतियों के हाथ में है। इनको कौन चलाता है? इनको अडानी, अंबानी या बड़े घराने, जो भी पूंजीपति घराने हैं, इसमें करोड़ों का खर्च आता है, वो लोग मीडिया संस्थान के मालिक हैं। तो मीडिया के जरिए नेता का एक काम पूरा करते हैं कि जो सूचना नेता जनता तक देना चाहता है, मीडिया के जरिए ये सूचना यहां दे रहे हैं। इसके बदले में ये पूंजीपति जो यहां छुपे हुए हैं, ये सरकार से कहते हैं कि हमें क्या दोगे? सरकार कहती है कि तुमको जो चाहिए तुम ले लो। तो जनता को चाहिए बरगलाने वाली सूचना, उसी में वो मस्त हैं, हर हर घर घर कर रहे हैं। तो जनता को वो चाहिए, जनता को मिल गया। नेता को वोट चाहिए, नेता को वो मिल गया। मीडिया के सहयोग से नेता जनता को अपने जाल में ले लिया, और मीडिया जिसका है उसको धन, सरकार का धन, शासन का धन का फ्लो उधर कर दिया। कानूनों में बदलाव करके आम अदालतें पकड़ नहीं सकती उसको। आप ये भी नहीं कह सकते गलत है, वो कानून में बदलाव कर दे रहे हैं, लेकिन वो संविधान की भावना के खिलाफ है। उसका संवैधानिक मूल्यांकन जब होगा तब वो गलत पाया जाएगा, विधान के खिलाफ नहीं है। समझिएगा बात को। तो इस तरह से नेता पूंजीपति का जब गठजोड़ हो रहा है, तो जनता के को उसके
जनता को के सहयोग से ही जनता को वंचित कर दिया जा रहा है। तो मुझे यह कहने का यहाँ मौका मिल रहा है या मूल्यांकन करने का ये कारण उत्पन्न हो रहा है कि अडानी की अमीरी से चिढ़ होने का कारण ये है कि एक तरफ तो सरकार अडानी को अगर अमीर बना रही है, विश्व में उनको अमीरी के दर्जे तक ले जाकर भारत का गौरव समझा रही है या लोगों को समझने दे रही है, तो दूसरी तरफ सरकार हमारे जीवन स्तर को उठाकर विश्व में गौरव स्थापित करने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है। इसलिए हमको अडानी से चिढ़ है, एक बात। दूसरी बात कि हमें चिढ़ के साथ साथ डर है कि अगर एक अर्थ शक्ति और एक राज्य शक्ति, ये दोनों मिलकर हमारा शोषण करने लगेंगे तो हम क्या कर पाएंगे। फिर तो हमारे पास क्रांति करने के सिवाय या चुप हो जाने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। तो इस नाते किसी व्यक्ति विशेष का बहुत अमीर होना भारत जैसे देश के लिए शुभ नहीं है, भारत जैसे देश के संविधान के सापेक्ष नहीं है, बल्कि ये संविधान के प्रतिकूल है। भारत जैसे देश में ये संविधान के प्रतिकूल है। तो अडानी की अमीरी से चिढ़ क्यों, संविधान के दृष्टिकोण से मैंने समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आएगा। आपको अगर ये पसंद आता है तो हमारा ये लेक्चर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज की सूचना आपको मिल जाए। और यदि आप मुझसे किसी खास विषय पर कानून के आलोक में, विधि के आलोक में कोई बात जानना चाहते हैं, किसी विषय पर चर्चा चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।